हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट विद तरुण में। देखिए, समर्पण आवश्यक है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। हम बात करते हैं आज एक नई सीरीज़ की जो कि बेस्ड है जनरल स्टडीज़ के ऊपर। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सीरीज़ के जो टॉपिक हैं या जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, दिस विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स एंड और कोई भी वन डे एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सीरीज़ की विशेषता ये है कि ये सीरीज़ बाइलिंगुअल हो रही है। इंग्लिश में मटेरियल आपको दिया जाएगा और हिंदी में थॉरोली हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा जैसा मैं आपको बोलता रहता हूँ, और नोट्स को रिवाइज़ भी करना है। अदरवाइज़ रोज़ नया नया पढ़ के पुराना रिवाइज़ नहीं करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। तो इसलिए रिवीजन स्ट्रेटजी शुड बी मस्ट। अगर कुछ डाउट है रिवीजन के बारे में किस तरीके से करना है, यू कैन ड्रॉप अस कमेंट। मेरा मेल आईडी सबसे लास्ट में दिया होगा, आप मेल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डायबिटीज़, हिंदी में जिसे मधुमेह के नाम से जाना जाता है। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इस टाइम में लगभग इंडिया में और जो कंट्रीज़ हैं बाहर भी, उनमें एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। डायबिटीज़ को सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं, और इसका जो प्रक्रिया है या जो इसका जो टेक्निक है या जो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो ये देखा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन का बनना कम हो जाता है, या कभी कभी बहुत कम यानी कि बंद हो जाता है, जिस वजह से किसी व्यक्ति के अंदर परेशानी देखने को मिलती है। और वो क्या परेशानी होती है? वो परेशानी ये रहती है कि जो व्यक्ति का ब्लड है यानी कि व्यक्ति का जो रक्त है, उस रक्त के अंदर जो शुगर यानी कि ग्लूकोज़ का लेवल होता है वो बढ़ने लगता है। तो सामान्य भाषा में अगर हम बात करें कि इंसुलिन कम निकलने के कारण, इंसुलिन हार्मोन कम निकलने के कारण रक्त के अंदर बहने वाले ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसे सामान्य भाषा में हम मधुमेह या शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम डायबिटीज़ कहते हैं। और कभी कभी या मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम कहें, ये शुगर यानी कि ग्लूकोज़ यूरिन के साथ बाहर आने लगता है। ये तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया डायबिटीज़ के बारे में। और एक चीज़ आपको जाननी ये भी ज़रूरी है कि इंसुलिन, हमने आपको बताया, ये कहाँ से स्रावित होता है यानी कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से ये निकलता है। तो ये निकलता है बीटा सेल्स से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बीटा सेल्स किसके? पेनक्रियाज के। देखिए, पेनक्रियाज को हम एक ऑर्गन भी मान सकते हैं और पेनक्रियाज को हम एक ग्लैंड भी कह सकते हैं। बात करते हैं कुछ थोड़ा गहन अध्ययन से संबंधित डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ आम बोलचाल की भाषा में डायबिटीज़ कहा जाता है, लेकिन साइंटिफिकली इसका नाम डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ एक ही बात है, कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए, ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति के रक्त में यानी कि किसी व्यक्ति के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति को हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब मोर, ग्लाइसीमिया मतलब लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड गेट्स इंक्रीज्ड। बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस का कारण क्या है, किस किस कारण से डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ हो सकती है। पहला कारण हम बात करते हैं, पेनक्रियाज जो ऑर्गन या जो ग्लैंड है, ये इंसुलिन कम बनाना शुरू कर दे। यानी कि जो नॉर्मल डिमांड है इंसुलिन की, उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, तो पेनक्रियाज उतना ना बना के कम बनाए, तो व्यक्ति को डायबिटीज़ मेलाइटस नामक बीमारी हो जाएगी। दूसरी स्थिति क्या रहती है? इंसुलिन ठीक बन रहा होता है बॉडी में, लेकिन बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के साथ ठीक तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब क्या है कहने का, कि इंसुलिन बना बॉडी में, लेकिन उन जो सेल्स थे, जो कोशिकाएं थी, उन कोशिकाओं ने उस इंसुलिन के साथ सहयोग नहीं किया,
जिस वजह से ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाया। आप समझ रहे हैं, 2 फैक्टर हमने बात करा। पहले में इंसुलिन कम या नहीं बन रहा है, दूसरे में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन के साथ मिलकर शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर रही हैं। आगे बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में। तो मुख्यतः 3 तरीके की डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ देखी जाती है हमारे आसपास वातावरण में। पहली है टाइप 1 जिसे कहते हैं, और दूसरी है टाइप 2। टाइप 1, टाइप 2 और तीसरा जो प्रकार है डायबिटीज़ का उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार याद रखने हैं आपने, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। आगे बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ उस डायबिटीज़ को कहते हैं जिसमें पैनक्रियाज के द्वारा, यानी कि पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति में पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन कम मात्रा में बनाया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ हो चुकी है। टाइप 1 डायबिटीज़ आप बात करते हैं, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर। टाइप 2 डायबिटीज़ जब हमने डिस्कस किया पहले भी कि इंसुलिन बन रहा है, बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज के हैं वो इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन बॉडी के जो सेल्स हैं, जो बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन के साथ मिलकर रिस्पॉन्ड करके ब्लड के ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर रही है। तो इस तरीके की डायबिटीज़ को हम टाइप 2 डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक विशेष प्रकार की डायबिटीज़ है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखी जाती है, यानी कि जब महिलाएं गर्भ अवस्था में होती हैं, जब वो बच्चे को उनकी डिलीवरी होने वाली होती है तो महिलाओं में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस तरीके की डायबिटीज़ को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। और ऐसी महिलाएँ जिनको गर्भ धारण के दौरान ग्लूकोज लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ हो जाती है वे बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं। तो देखिए तीनों टाइप हमने डिस्कस किए, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। आगे बात करते हैं एक नाम मिलता जुलता जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस से मिलता जुलता नाम है, और वो नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। देखिए डायबिटीज़ आगे से लगा हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यह भी एक डायबिटीज़ का ही प्रकार है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम डायबिटीज़ नाम इसलिए जोड़ देते हैं, अभी आप इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आप भी इसे समझ जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है, यानी कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में यूरिन होने लगती है। क्या होने लगती है? बहुत अधिक मात्रा में यूरिन होने लगती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें व्हेन अ पर्सन इज़ हैविंग एक्सेसिव यूरिन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। देखिए डायबिटीज़ हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा कि डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में भी यूरिन होती है और इंसिपिडस के केस में भी यूरिन हो रही है, तो इसलिए वी आर यूजिंग डायबिटीज़ वर्ड विद इंसिपिडस हियर। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस में यूरिन होगी लेकिन यूरिन में क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा। बट इन केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस यूरिन ही होगी लेकिन ग्लूकोज नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ और पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्या है? जेनेटिक डिजीज़। देखिए हम आज ये देख रहे हैं अपने वातावरण में, आसपास में देख रहे हैं कि दादी से उनके बेटे या बेटी को फिर आगे जनरेशन्स में ये फॉरवर्ड होती जा रही है। अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि हम ये कह सकें कि डायबिटीज़ इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, आनुवंशिक बीमारी हम इसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ये आनुवंशिक क्रम में आगे बढ़ रही है। दूसरा कारण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति का कार्यशैली कुछ इस तरीके की है कि उसका फिज़िकल वर्क बहुत कम होता गया है तो वह व्यक्ति भी डायबिटीज़ का शिकार धीरे धीरे बन जाता है। तीसरा, आजकल की लाइफस्टाइल जो देख रहे हैं आप, हर आदमी के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ों का प्रेशर बना हुआ है, तो प्रेशर बनने की वजह से आपको भी डायबिटीज़, मेंटल प्रेशर होने की वजह से भी डायबिटीज़ आपको हो सकती है। बात करते हैं फूडिंग हैबिट की। देखिए आजकल जो फूडिंग है आप देख रहे हैं, जंक फूड में आदमी बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो चुका है, उसे बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, वो नहीं समझ रहा है कि उसको कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा मिल रहा है या कोई दूसरा न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि एक तरीके से अनबैलेंस डाइट लेने की वजह से पर्सन एक विक्टिम बन सकता है डायबिटीज़ का। और सबसे ज़्यादा जो आजकल जो लाइफस्टाइल है जो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल, वी आर लिविंग इन एसीज़ वगैरह हम लोग रहते हैं,
और हम लोग बाहर एटमॉस्फेयर पे कम रिलाई करके जो अपना एक फॉल्स एटमॉस्फेयर हम लोगों ने बना लिया है, हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते रहते हैं। तो ये सभी रीजन्स हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ हमारे आसपास में देखी जाती हैं। तो वी मस्ट, इट्स आवर ड्यूटी कि हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को ओवरकम करना है और एक हेल्दी इंडिया हमें बनाना है। बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की जो कि डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड हैं और जो हमें पता होने भी चाहिए। पहला है इंसुलिन। व्हाट इज़ इंसुलिन? अगर हमसे पूछते हैं तो हम बताएंगे कि इंसुलिन इज़ अ हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है? बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कहाँ? वेर इन पेनक्रियाज, यानी कि बीटा सेल्स जो पेनक्रियाज के अंदर है उनके द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन बनाया जाता है। क्या करता है? यू ऑलरेडी नो कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने पर ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, यानी कि एक तरीके से ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। बात करते हैं जीन की। पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स बना रहे हैं, लेकिन विच जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन विद इन बाय बीटा सेल्स? तो जीन है INS जीन, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। बात करते हैं सबसे पहला इंसुलिन जो आइसोलेट किया गया था 1921 में डॉग के पेनक्रियाज से किया गया था, और करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रेडरिक बेंटिन एंड चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट। नाम याद रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसको हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि हाइपर ग्लाइसीमिया इज़ अ कंडीशन, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें ब्लड में, मानव के ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। इसी के अपोजिट एक टर्म है हाइपोग्लाइसीमिया। का मतलब ये है कि जब रक्त में यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज हमने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था स्टार्टिंग में, आप स्लाइड को आगे बढ़ के देखिएगा, वहाँ पे पेनक्रियाज की लोकेशन आपको बताई गई है। तो पेनक्रियाज इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज अ ग्लैंड और पेनक्रियाज इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज एन ऑर्गन। तो पेनक्रियाज को हम ग्लैंड भी कह देते हैं, पेनक्रियाज को हम ऑर्गन भी कह देते हैं, ठीक है। और एक ये डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है, डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में बात करें तो पेनक्रियाज को हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ही कहते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले अपने वीडियोस में कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या ग्लैंड होते हैं। इनको हम एक बहुत शॉर्ट में हम आपको बताते हैं कि अगर पर्टिकुलर कोई ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को डक्ट बाहर सिक्रीट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन, और अगर कोई ग्लैंड अपने जो उसने प्रोडक्ट बनाया है उसको अगर अंदर सिक्रीट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज बेसिकली 3 तरीके के सेल सिक्रीट करता है। पहला है अल्फा सेल जिनको ए सेल के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है बीटा सेल जिसे बी सेल के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है डेल्टा सेल जिसे हम डी सेल के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं अल्फा सेल्स की। अल्फा सेल्स क्या सेल्स होते हैं? अल्फा सेल पेनक्रियाज के ही सेल हैं और ये क्या सिक्रीट करते हैं? एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। उस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकागॉन। देखिए, इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो बीटा सेल सिक्रीट कर रहा है, ग्लूकागन भी एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज का ही ए सेल यानी कि अल्फा सेल सिक्रीट कर रहा है। काम क्या होता है ग्लूकागन का? काम क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लूकागन? ग्लूकागन का फंक्शन ये होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगे तो उसको नॉर्मल लेवल पे ले आना, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब डाउन हो जाए तो उसको अप करने का काम करता है आपका ग्लूकागन। और इसके बाद हम बात करते हैं बीटा सेल्स की। बीटा सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है? जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसको क्या करता है? कम करता है। तो आप देख रहे हैं इंसुलिन कम कर रहा है, ग्लूकागन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। आगे जाके बात करते हैं, हम बात करते हैं डेल्टा सेल्स की। डेल्टा सेल्स को हम डी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये सेल्स पेनक्रियाज के ही सेल होते हैं और इनके द्वारा भी एक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है जिसे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। याद ज़रूर रखिएगा कि विच सेल इज सिक्रीटिंग विच हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी कुछ कार्य करता है। अब हम जानते हैं ये क्या कार्य करता है। देखिए, आप ध्यान रखें कि हमारा पेनक्रियाज कभी कोई चीज़ सिक्रीट कर रहा है एंडोक्राइन, कभी कोई चीज़ सिक्रीट कर रहा है एक्सोक्राइन। तो जब इसको कोई चीज़ एक्सोक्राइन में सिक्रीट करनी होती है, यानी कि बाहर अगर इसने सिक्रीट करनी होती है, एंडोक्राइन सिक्रीट नहीं करनी होती है, तो उस टाइम में ये हार्मोन, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो डी सेल सिक्रीट कर रहे हैं, ये क्या करता है? जो दूसरे हार्मोन निकल रहे हैं उनके
उनकी जो एंट्रेंस हो रहा है, उनकी जो कमिंग है, उनकी जो अपकमिंग हो रही है, जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, उनको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन्स। क्यों? ताकि जो सिक्रीशन बनी हुई है, जो अंदर कुछ और चीज़ें भी बनी हुई हैं, उनको सर्कुलेटरी सिस्टम में डाला जा सके। अगर हार्मोन ही बनाता रहेगा, उन्हें ही डालते रहेंगे, तो और जो चीज़ें बनी हैं उनको डालने का समय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हार्मोन के सिक्रीशन को रोककर जो अन्य बनी हुई चीज़ें हैं उनको सर्कुलेटरी सिस्टम में डलवाने का कार्य सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो आज हमने काफ़ी कुछ जाना है डायबिटीज़ के बारे में, मधुमेह के बारे में। तो आप से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एटलीस्ट 2 से 3 लोगों को इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें और उनको भी ये बोलें कि यू हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल। और मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज़ है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क टू मी, तो यू कैन मेल योर डाउट और कमेंट्स at studysmartwithtarun@gmail.com. It will take some time but I will definitely reply you at your mail ID. तो चलिए, आपने शांतिपूर्वक वीडियो सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।